गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और मैं श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो रतनगढ़ में है, यहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है। उसमें जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा बच्चों तीसरा अध्याय है वो शुरू हो चुका है। कल मैंने आपको जो सड़कें थी, नालियाँ थी या जो भवन थे उनके बारे में बताया था। आज हम नगरीय जीवन, जो सिंधुकालीन जो नगरीय जीवन है उसका अध्ययन करेंगे या उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंधुकालीन जो नगरीय जीवन था, सिंधु काल में जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, उनका जो नगरीय जीवन कैसा रहा होगा, उस नगरीय जीवन के बारे में हमें कैसे विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था, वो नगरीय जीवन कितना कुशल था, कितना विस्तृत था, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल हमने भवन, नालियाँ और सड़कों के बारे में अध्ययन किया था। आपको पता है जब 1920 के दशक में सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई, हड़प्पा शहर की खुदाई हुई, तो पुरातत्ववेताओं और इतिहासकारों को एक अत्यंत समृद्ध विकसित सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, जिसे हम सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित थी, पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता होने के कारण विशाल, विस्तृत, फैले हुए राजमार्ग, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, अंडरग्राउंड नालियाँ, मुख्य नाले, इसके अतिरिक्त गलियों में सड़कों का होना और गलियों की सड़कों का मुख्य मार्ग की सड़कों में मिलना, प्रत्येक गली में नालियों का होना, प्रत्येक घर से नालियों का गली की मुख्य नाली में मिलना, जो मुख्य नाले का अंडरग्राउंड होना, उन पर मेन होल का बना होना, ये हमें एक विकसित सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता का परिचय कराता है। इनके जो भवन थे वो विस्तृत थे, सभी भवन या मकान थे वो एक किनारे पर बने हुए थे, गली के दोनों कोनों में मकान बने हुए थे, मकानों में 3 या 4 कमरे होते थे जिनमें छतें होती थी, आंगन होता था, आंगन में नाले होते थे, प्रत्येक घर में कुएं होते थे। अधिकांश घरों में हमें कुएं के निशान मिले हैं। प्रत्येक घर में स्नानागार होता था जिसे प्लस्तर के द्वारा, जिस पर प्लस्तर किया जाता था और जिसे मजबूत बनाया गया था। चारकोल का लेप किया जाता था जिसे कहीं भी सीलन नहीं होती थी। प्रत्येक स्नानागार के बाहर एक नाली निकलती थी जो गली की नाली में मिल जाती थी, यानी प्रत्येक घर से नालियाँ निकलती थी जो गली की नाली होती थी उसमें गिरती थी। तो जो भवन थे, भवन निर्माण कला थी, वो उस समय की अत्यंत विस्तृत थी। जो नगर, अधिकांश जो हड़प्पाकालीन नगर है उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिम भाग जो ऊपरी नगर कहलाता था ये छोटा होता था, जबकि पूर्वी भाग जो निचला नगर कहलाता था ये विशाल होता था, बड़ा होता था। जो ऊपरी भाग का नगर था उसमें राजा, पुरोहित, सामंत, अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, जबकि जो निचला नगर था उसमें कृषक, कारीगर, श्रमिक जैसे लोग हैं वो रहा करते थे। सिंधु सभ्यता अत्यंत विस्तृत थी, समृद्ध थी, नगरीय सभ्यता थी। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से सिंधु सभ्यता की गिनती की जाती है।
दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। तो सैंधव सभ्यता थी वो अत्यंत विस्तृत थी, कुशल थी, अत्यंत समृद्ध थी। इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस नगर की खुदाई हुई थी उसे हड़प्पा के नाम से जाना गया था। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सहायक नदी थी सरस्वती नदी थी वो हरियाणा और राजस्थान से बहती थी, जहाँ पर भूगर्भीय हलचलों के कारण यह नदी है, सरस्वती नदी है, वो विलुप्त हो गई। अधिकांश जो अब खोजें हो रही हैं उससे पता चलता है कि ये राजस्थान के आंतरिक भागों में आज भी बहती है। इसके अतिरिक्त इन नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। जैसा कि आपको बच्चों मैंने मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बताया था। जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है वो एक तालाब के स्वरूप में था। इसे इतिहासकारों ने एक महान स्नानागार माना है। इस तालाब या विशाल स्नानागार को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिसमें चारकोल और प्लस्तर करके उसे सख्त और मजबूत बनाया गया था। इस स्नानागार के दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो नीचे उतरने और स्नान के लिए काम में लाई जाती रही होगी। इसके भवन आमतौर पर इसके जो भवन थे वो 1 या 2 मंजिला होते थे। घर का जो आंगन था उसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था, जबकि कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिन्हें बड़ी सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। प्रत्येक घर से स्नानागार से नाली निकलती थी जो घर की नाली में मिल जाती थी, और घर की नाली जो गली की नाली होती थी उसमें गिर जाती थी, और जो गली की नाली होती थी वो जो सड़क के परे जो मुख्य नाला होता था उसमें जाके गिर जाती थी। जो नाले होते थे वो अंडरग्राउंड होते थे, उनके ऊपर मेन होल बने हुए थे जिनकी समय समय पर सफाई की जाती थी या समय समय पर जिन्हें साफ किया जाता था। इनके जरिए सफाई हो सकी तो चाहे घर हो, चाहे नाले हो, चाहे सड़क हो, इन्हें योजनाबद्ध तरीके से कुशल इंजीनियरिंग का नमूना हमें दिखाई देता है। इन्हें योजनाबद्ध ढंग से कुशलतापूर्वक बनाया गया था। कुशल इंजीनियरिंग कौशल हमें देखने को मिलता है। यहाँ जो नालियाँ, घर, आवास, मुख्य आवास, स्नानागार, मुख्य भवन, अन्नागार, विशाल स्नानागार जो हमें मिले हैं उसमें हमें कुशल इंजीनियरिंग की झलक देखने को मिलती है। इन्हें योजनाबद्ध ढंग से कागज पर पहले रूपरेखा बनाकर बनाया गया था, और इनके बनाने वाले कारीगर थे वो इन नगरों में रहते थे। नगर का जो पूर्वी भाग था जिसे हम निचला नगर कहते हैं, वहाँ पर ये कारीगर, श्रमिक, मजदूर थे वो रहा करते थे या वो निवास करते थे। जैसा कि हम जो पूर्वी भाग है नगर का उसके ओर जब हम देखते हैं तो इनमें अधिकांशतः शासक और शासक वर्ग से जुड़े हुए युवराज, पुरोहित, राज परिवार के लोग हैं वो रहा करते थे। शायद इन नगरों के भवनों, नालियों, सड़कों की उत्तम व्यवस्था को देखकर पता चलता है कि शायद यहाँ पर कोई नगर पालिका जैसी संस्था भी रहा या रही होगी जो नगरों के कुशल प्रबंधन, उनके कुशल प्रबंधन का कार्य देखती थी। आज का जो हमारा जो बिंदु है वो बच्चों नगरीय जीवन के बारे में है। तो हम जैसा कि हम देख रहे हैं हड़प्पा के जो नगर थे उनमें बहुत हलचल रहा करती थी, क्योंकि निर्माण कार्य चलते रहते थे। निर्माण कार्य, भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण,
मुहरों का निर्माण, मणकों का निर्माण यह चलता रहता था। नालियों का निर्माण यह हमेशा द्रुत गति से चलता रहता था। नगर पालिकाएं जैसी संस्थाएं विद्यमान रहती थी जो हमेशा नगर में कोई न कोई निर्माण संबंधी कार्य चलाया करती थी। हड़प्पा के जो नगर थे, चाहे मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, रंगपुर और हमारा कालीबंगा, इन नगरों में या जो ये नगर थे, इनमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की बड़ी विस्तृत हलचल रहती थी। इन नगरों के लोग खास इमारतों को बनाने में जुटे रहते थे। खास भवन, खास इमारतें, विशाल भवन, विशाल अन्नागार, नगर दुर्ग, परकोटा, विशाल विस्तृत दीवारें, इनको बनाने में इस नगरों के या इन नगरों के जो कारीगर थे वो हमेशा जुटे रहते थे। यहाँ पर जो नगर पालिका जैसी संस्थाएं होती थी वो निर्माण आदि कार्य है वो हमेशा करवाती थी, या निर्माण जैसे कार्य यहाँ पर इन नगरों में हुआ करते थे, या इन नगरों में निर्माण आदि कार्य है वो संपन्न होते रहते थे। यहाँ के शासक भी हुआ करते थे। जो पश्चिम में जो ऊपरी नगर है जिसे हम ऊपरी भाग कहते हैं वहाँ रहा करता था। यहाँ के शासक जिसमें शासक, सामंत, पुरोहित, युवराज आदि थे। जो ऊपरी नगर जो पश्चिम भाग था, जो छोटा था, जो ऊपरी इलाके में था, वहाँ पर शासक लोग रहा करते थे। उनके लिए विशेष भवन बने हुए थे। ऐसे भवनों के भी हमें अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन भवनों में जो नगर के शासक हैं, जो युवराज हैं, जो पुरोहित हैं, जो सामंत है, जो धनाढ्य वर्ग है, उसके लोग हैं वो रहा करते थे। यहाँ के शासक पश्चिम भाग जो ऊपरी नगर दुर्ग है उसमें रहा करता था। ये लोगों को दूरस्थ स्थानों पर भेजता था जहाँ से दूर दूर स्थानों से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें हैं वो मंगवाया करता था। शासक लोग जो शासक वर्ग था वो खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने हुए आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। जो शासक वर्ग जो पश्चिम भाग में जो ऊपरी नगर था वहाँ रहता था, वो खूबसूरत मन के जो पत्थर के धातु से बने हुए, शंख से बने हुए जो मनके होते थे, या जो सोने चांदी, यदा कदा हमें सोने चांदी की भी कुछ अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन बहुमूल्य जो धातुएं थी इनका आभूषण के रूप में प्रयोग होता था, और इनका प्रयोग है वो शासक वर्ग के द्वारा किया जाता था। शासक वर्ग है वो मनकों का प्रयोग, सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखता होगा और इनका प्रयोग करता होगा। इन नगरों में जो हड़प्पा कालीन नगर है, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, चाहे चंदूदड़ो हो, चाहे राखीगढ़ी हो, लोथल हो, रंगपुर हो, बनावली हो, कालीबंगा हो, इन नगरों में लिपिक, एलडीसी या लिपिक जैसे लोग भी रहा करते थे जो मोहरों को छापने का काम, मोहरों को बनाने का काम और उन पर आकृतियों को गढ़ने का काम किया करता था। इन नगरों में लिपिक थे जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। हमें जो हड़प्पाकालीन अभिलेख मिले हैं जिन्हें अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, इन यहाँ से जो उत्खनन से जो मोहरें मिली हैं, जो गोल, चौकोर, आयताकार, वर्गाकार जो हमें मोहरें मिली है, उनमें खूबसूरत चिन्ह बने हुए थे जिनका निर्माण या जिन पर कारीगरी है वो लिपिक किया करते थे। और अन्य चीज़ों पर जो हड़प्पाकालीन अभिलेख मिले हैं उन पर भी ये लिपिक है वो लिखा करते थे। इन नगरों में शिल्पकार थे वो स्त्री पुरुष थे। जो निचला नगर जिसे हम पूर्वी भाग कहते हैं, जो निचला नगर था, जो पूर्वी भाग था, वहाँ रहा करता था। कारीगर, श्रमिक, मजदूर निचले भाग या पूर्वी भाग या पूर्वी नगर दुर्ग में रहा करता था, जिसके चारों ओर परकोटे थे। इनके मकान थे वो अपेक्षाकृत छोटे होते थे। यहाँ वो रहते थे और अपने घरों में और जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती थी, जहाँ पर निर्माण कार्य होते थे,
उन निर्माण कार्यों पर या उन साइट पर वो मणके, जवाहरात, शंख जैसी जो वस्तुएं होती थी उन पर लिखने का कार्य, उनको बनाने का कार्य करते थे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों की हलचल, इसकी इमारतें, इनके शासक वर्ग, बहुमूल्य पत्थर, सोने चांदी के बारे में, इन नगरों के मोहरों के बारे में, लिपिक वर्ग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज आपको जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप सुन भी सकते हैं, आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। आप फ़ोन को या जो वॉइस है उसको आप तेज कर लो, आपको अच्छे से सुनाई देगा। आप इसे आपको लिखना है, इसको जूम कर ले, मेरी राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको जूम करना है, लिखना है, याद करना है, समझना है। आज का आपको ये होमवर्क है। धन्यवाद।